नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारा विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। सबसे पहले नजर संसद में आज हुई कार्यवाही की सुर्खियों पर। देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान संपन्न। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों और सांसदों ने किया मतदान। राज्य विधानसभाओं में भी हुई वोटिंग। 21 जुलाई को मतगणना। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने भरा पर्चा। प्रधानमंत्री समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। मार्गरेट अल्वा होंगी विपक्ष की उम्मीदवार। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। राज्यसभा में नवनिर्वाचित 28 और लोकसभा में 4 नए सांसदों ने ली शपथ। अवरोध के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। देश के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आज मतदान का काम पूरा हो गया। चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का मुकाबला विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है। दिल्ली में संसद भवन और राज्यों के विधानसभा परिसर में मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मतदान किया। प्रधानमंत्री के अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने भी मतदान किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी समेत कई सांसदों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और समाजवादी पार्टी सांसद मुलायम सिंह यादव ने भी राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया। मतदान करने के लिए दोनों नेता व्हीलचेयर से संसद भवन पहुंचे। इन मतों की गिनती संसद भवन में होती है। मतगणना 21 जुलाई को होगी। 721 members of parliament and 9 members of legislative assemblies cast their votes before closure of the poll, that is 5 p.m. The total elector turnout at Parliament House, New Delhi was accordingly 99.18%. The counting of votes will take place in room number 63, first floor, Parliament House, on Thursday, the 21st of July 2022, from 11 a.m. onwards. देश के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए आज मतदान संपन्न हुआ। दिल्ली के अलावा देश के सभी राज्यों की राजधानियों में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए दिल्ली समेत तमाम राज्यों की राजधानियों में वोटिंग की गई। दिल्ली विधानसभा परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ। हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा के 89 सदस्य ही विधानसभा परिसर में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कर सके। उत्तर प्रदेश विधान भवन स्थित तिलक हॉल में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोट डाले गए। उत्तराखंड विधानसभा परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले गए। इसके अलावा देश भर का राज्यों में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ। देश के नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आगामी 6 अगस्त को होने वाले चुनाव के मद्देनजर एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि वो देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का हमेशा प्रयास करेंगे। भारत के लोकतंत्र के लिए ये एक मेजर माइलस्टोन मानता हूं कि साधारण किसान का बेटा आज नॉमिनेशन कर आया है। और आइए अब नजर डालते हैं सदन दिन भर में आज राज्यसभा में हुई कार्यवाही से जुड़ी खबरों पर।
राज्यसभा की कार्यवाही मानसून सत्र के पहले दिन करीब 1 घंटे के अंदर ही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के अवरोध और राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज हो रहे मतदान के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने बैठक शुरू होने पर नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इसके बाद सभापति ने सदस्यों को आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव की याद दिलाते हुए कहा कि इस सत्र को सार्थक बनाने का पूरा प्रयास हम सभी को मिलकर करना चाहिए। I would like to remind all of you that this is the last session in the 75th year of our hard-fought independence and is being celebrated across the country. As in the case of all the last 13 sessions that I preside over, I would like to fervently appeal to all of you to give out your best performance to make this session a memorable one. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन में इसकी घोषणा की। मानसून सत्र के पहले दिन उन्होंने कहा कि उन्हें संसदीय कार्य मंत्री की ओर से एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। पीयूष गोयल इससे पहले भी राज्यसभा में सदन के नेता थे। Shri Piyush Goyal, Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Textiles, have been appointed the leader of the House in Rajya Sabha by the Honorable Prime Minister. इसके साथ ही राज्यसभा में उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन भी किया गया है। उच्च सदन के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसकी घोषणा की। मानसून सत्र के पहले दिन उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर उन्होंने कहा कि राज्यसभा में उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया गया है। नवगठित पैनल में भुवनेश्वर कालिता, इंदु बाला गोस्वामी, एल हनुमंतैया, तिरुचि शिवा, वी विजय साई रेड्डी और सस्मित पात्रा को शामिल किया गया है। The panel of Vice Chairman has been reconstituted with Shri Bhunesh Kalita, Mrs. Indu Bala Goswami, Dr. L. Hanumantaya, Shri Tiruchi Shiva, Shri Vijay Sai Reddy and Dr. Sasmit Patra. विपक्षी दलों के अवरोध के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही चली और राज्यसभा के सभापति ने बीजू जनता दल सदस्य सुभाष चंद्र सिंह और बीजेपी के माणिक साहा के इस्तीफे को स्वीकार करने के लिए कहा है। मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सदन में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करने वाले सुभाष चंद्र सिंह का इस्तीफा 21 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा, वहीं माणिक साहा का इस्तीफा 4 जुलाई 2022 से प्रभावी होगा। I have received letter from Shri Subhash Chandra Singh, member representing the state of Odisha, and Dr. Manik Saha, member representing the state of Tripura, resigning their seats in Rajya Sabha. I have accepted the resignation of Shri Subhash Chandra Singh with effect from 21st April 2022 and the resignation of Dr. Manik Saha with effect from 4th of July 2022. पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, कपिल सिब्बल, प्रफुल्ल पटेल और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह समेत 28 नवनिर्वाचित सदस्यों ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। कार्यवाही आरंभ होते ही राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने नवनिर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में 11 राज्यों के सदस्य और 1 मनोनीत सदस्य शामिल थे। इन सदस्यों ने हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, ओडिया, मराठी और पंजाबी भाषा में शपथ ग्रहण की। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश के मस्तान राव बीडा, विजय साई रेड्डी, फयाज अहमद और मीसा भारती, खीरू महतो और बीजेपी के शंभू शरण पटेल, रंजीत रंजन और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ल ने भी शपथ ली। वहीं महुआ माझी और बीजेपी के आदित्य प्रसाद ने हिंदी में शपथ ली। कर्नाटक के जग्गेश ने कन्नड़ भाषा में शपथ ग्रहण की तो महाराष्ट्र से प्रफुल्ल पटेल, इमरान प्रतापगढ़ी और संजय राउत ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। ओडिशा के सस्मित पात्रा ने ओडिया में शपथ ली। पंजाब से शपथ लेने वालों में संदीप कुमार पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी और हरभजन सिंह थे। राजस्थान से नवनिर्वाचित सदस्य प्रमोद कुमार तिवारी और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी शपथ ली। तमिलनाडु से कांग्रेस के पी चिदंबरम, डीएमके के आर गिरिराजन, एस कल्याण सुंदरम, KRN राजेश कुमार और CV षणमुगम ने भी शपथ ली। उत्तर प्रदेश से जावेद अली खान और कपिल सिब्बल ने शपथ ली। मनोनीत सदस्य के रूप में वी विजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली।
संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्यसभा में 3 पूर्व सदस्यों और कुछ गणमान्य हस्तियों के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने 3 पूर्व सदस्यों किशोर कुमार मोहंती, रॉबर्ट खारसिंग और के वीरप्पन के निधन का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अगस्त 2009 से अप्रैल 2012 तक राज्यसभा में ओडिशा का प्रतिनिधित्व कर चुके मोहंती का लंबा समय समाज सेवा में गुजरा। उनका 13 दिसंबर 2021 को 63 साल की उम्र में निधन हो गया। सभापति ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान और केन्या के पूर्व राष्ट्रपति भावी किबाकी के निधन का भी जिक्र किया। We deeply mourn the passing away of Sri Kishore Kumar Mohanty, Sri Robert Karsling, Sri K. Veerappan, and Pandit Shivakumar Sharma ji. The House also joins bereaved families of the government and people of Japan, UAE, and Kenya in mourning the passing away of His Excellency Sri Shinzo Abe, His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, and His Excellency Sri Mavi Kibaki. I request members to raise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of departed. इस दौरान दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर सदन में मौन रखा गया। साथ ही सभापति ने 5 जून को नाइजीरिया में एक चर्च में हुए आतंकी हमले का और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित एक गुरुद्वारे में 28 जून को हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि इन हमलों में बेकसूर लोगों की जान गई और कई लोग घायल हो गए। उन्होंने आतंकी हमलों की निंदा की और प्रभावितों के प्रति संवेदना जाहिर की। सभापति ने अफगानिस्तान में भूकंप और इसके बाद हुए भूस्खलन में जान माल के भीषण नुकसान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत अफगानिस्तान के साथ है। On 5th June 2022, a group of 5 terrorists attacked the St. Francis Xavier Catholic Church in Ondo state of Nigeria, while worshippers were celebrating Pentecost. The indiscriminate shooting and explosions reportedly killed 40 persons and left many injured. In another tragic incident, terrorists attacked Gurudwara Dashmesh Pita Sahib of Sri Guru Gobind Sahib Ji in Kabul, Afghanistan on 18th of June 2022, resulting in loss of 2 innocent lives. Honorable members, as you might also be aware, on 22nd June 2022, a massive earthquake struck northeastern Afghanistan, triggering a landslide which resulted in huge loss of lives and damage to property. In the incident, 1,100 persons reportedly lost their lives. 2,000 were injured and almost 10,000 have been rendered homeless. The earthquake has been termed as the deadliest earthquake in Afghanistan since 1998. Given the background of our special relationship with the Afghan people, as an immediate measure, Government of India has dispatched 27 tons of relief assistance for distribution in the earthquake-affected region. The loss of precious lives and extensive damage to property in these tragic incidents are indeed painful and unfortunate. This House strongly condemns the act of terrorism committed by the terrorists in Nigeria and Afghanistan and expresses its heartfelt condolences as well as deep sympathy and sorrow on the losses suffered by the people of these countries and reiterates India's stand of solidarity with them. I request members to raise in their places and observe silence to mark as a respect to the memory of these people who lost their lives. और इसी के साथ सदन दिन भर में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे लोकसभा की कार्रवाई से जुड़ी कुछ खास खबरें। बने रहिए हमारे साथ।
संसद टीवी की खास सीरीज 75 बरस 75 मुकाम में बात करेंगे हरित क्रांति की। 1943 में बंगाल में आए अकाल में करीब 30 लाख लोग भूख से मर चुके थे। इसका असर देश की आजादी के बाद तक पड़ा। हालांकि सरकार ने कृषि क्षेत्रों के विस्तार पर ध्यान तो दिया, पर जनसंख्या खाद्य उत्पादन की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इसलिए उपज बढ़ाना पहली प्राथमिकता बन गया था। इसी पहल का नतीजा थी हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, जो 1967 से 1977 के बीच अवतरित हुई। इसके प्रणेता थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और भारत के डॉक्टर MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का मकसद भूख संकट को दूर करना, ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास पर आधारित समग्र कृषि को प्रोत्साहित करना, आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे का विकास करना, कृषि और औद्योगिक श्रमिकों को रोजगार देना और मजबूत तथा बेहतर पौध तैयार करना था। इसके तहत भारतीय कृषि को आधुनिक तौर तरीकों और प्रौद्योगिकी जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी वाले बीज, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के मार्फत एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित किया गया था। हरित क्रांति का फोकस गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्के पर था, जिसके उन्नत बीज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तैयार किए थे। हालांकि लाभ मोटे तौर पर गेहूं को मिला था। 1978-79 में 131 मिलियन टन का अनाज उत्पादन कर भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक के रूप में स्थापित हुआ था। खाद्यान्नों का आयात कम हुआ था, आत्मनिर्भरता बढ़ी थी, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता बढ़ी थी, किसानों की आय बढ़ी थी। हरित क्रांति ने बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, कंबाइन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर और पंपिंग सेट जैसी मशीनों की मांग पैदा की थी। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों की मांग में भी काफी वृद्धि हुई थी। साथ ही ग्रामीण श्रम बल की मांग में बड़ी वृद्धि हुई थी। ये हरित क्रांति की शानदार कामयाबी थी, जिसने भारत को दुनिया के अग्रणी कृषि देशों में स्थान दिलाया था और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को सफलतापूर्वक साधा था। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं संसद टीवी की खास प्रस्तुति सदन दिन भर। और आइए अब नजर डालते हैं लोकसभा में आज की कार्यवाही से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा में कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना और महंगाई समेत अन्य विषयों को लेकर सदन में अवरोध किया, जिस कारण कार्यवाही एक बार के बाद स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पहली बार स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस और कुछ अन्य दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के निकट आ पहुंचे। पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और टोका टोकी के बीच ही आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। इस दौरान कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। सदन में नारेबाजी जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 19 जुलाई 2022 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में आज लोकसभा के 4 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली और इसके साथ ही निचले सदन की एक भी सीट अब खाली नहीं रह गई है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश के रामपुर से नवनिर्वाचित सदस्य घनश्याम लोधी, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सांसद बने दिनेश लाल यादव निरहुआ और पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लोकसभा में पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा ने हिंदी में शपथ ली। वहीं पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सदस्य सिमरनजीत सिंह मान ने लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर में सदस्यता की शपथ ली। नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 4 नए सदस्यों के शपथ लेने के साथ लोकसभा की सभी सीटें अब भर गई हैं। सदन में सदस्यों की संख्या 543 हो गई है। 7वीं लोकसभा के लिए
चुने गए चारों सदस्यों को मैं बधाई देता हूं और इसलिए भी बधाई है कि आज के परिणाम स्वरूप लोकसभा में कोई भी स्थान रिक्त नहीं रहा। और इससे पहले लोकसभा में दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आज जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, केन्या के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी और कुछ दिवंगत पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि देने के बाद बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम श्री शिंजो आबे का निधन 67 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2022 को हो गया है। श्री आबे भारत एवं जापान के बीच प्रगाढ़ संबंधों के प्रबल समर्थक थे। महामहिम शेख खलीफा को संयुक्त अरब अमीरात के विकास और उनके नेतृत्व में भारत संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में उनके योगदान के लिए सदैव याद किया जाएगा। ये सभा श्री मवाई किबाकी के निधन पर शोक व्यक्त करती है और केन्या गणराज्य की सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। और अब बात संसद से आई एक सकारात्मक खबर की। भारत 200 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने वाला पहला देश बन गया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मानसून सत्र के पहले दिन फ्रंटलाइन वर्कर्स की तारीफ की। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको ये सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे देश ने कल अर्थात 17 जुलाई 2020 को देश में कोविड के 200 करोड़ टीके लगाए जाने की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। ये सरकार और जनता के सामूहिक प्रयासों से ही संभव हुआ है। मैं सदन की ओर से, सेवकों की ओर से तथा संपूर्ण देश की ओर से मैं इस उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई देता हूं उन फ्रंट वर्करों को जिन्होंने इस कार्य को साधुवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया कि संसद का मानसून सत्र उपयोगी और सार्थक होगा। मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद खुले मन से संवाद का एक मंच है। उन्होंने सभी सांसदों से हर विषय पर गहराई से चर्चा करने का आग्रह किया। राष्ट्र में नई ऊर्जा भरने के लिए निमित्त बने, उस अर्थ में यह सत्र भी महत्वपूर्ण है, यह कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन में चर्चा और आलोचना तथा विस्तृत विश्लेषण से नीतियां बनाने में, फैसले लेने में सार्थक मदद मिलती है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा कि गहन चिंतन, गहन चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके, सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके, उसलिए सबका सहयोग हो और सबके प्रयास से ही लोकतंत्र चलता है। तो सभी के प्रयासों से लोकतंत्र चलता है और सदन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से सहयोग की अपील की। इसी के साथ सदन दिन भर में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।